आज अपन पार्ट 1 में आगे पढ़ेंगे। अन्य प्रकार की असमानताएं। अब कल अपन ने पढ़ा था कि हमें हमारे संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन दैनिक जीवन में उन अधिकारों का शोषण हो रहा है। हमें वो सारे अधिकार नहीं दिए गए हैं। जैसे अन्य प्रकार की असमानताएं। अब हमें समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन दैनिक जीवन में हमारे सामने कई तरह की असमानताएं हमें झेलनी पड़ती है। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है। अब कांता को मताधिकार तो प्राप्त है सभी लोगों के जैसे, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है, लेकिन दैनिक जीवन में वो कोई समानता नज़र नहीं आती है। जैसे अब हॉस्पिटल में तो अमीर गरीब होने के आधार पर, जैसे वो गरीब थी तो उसे हॉस्पिटल में लाइन में लगना पड़ा, और वैसे ही जैन साहब हाथों हाथ हॉस्पिटल जाके आगे दिखा के आ जाते हैं। तो इस तरीके से उसे असमानता का सामना करना पड़ा। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आश्रय हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर नज़र डालती है। और हमारे भारत में कई तरह से लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है, जिसे हम इन दो कहानियों के माध्यम से समझेंगे। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। अब सबसे बड़ी असमानता हमें कहाँ दिखाई देती है? जाति व्यवस्था में। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो गया होगा, और ज़्यादातर हम देखते हैं कि गाँव में जाति भेदभाव ज़्यादा किया जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप यह सोचेंगे कि लोग जब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। अब ऐसे कहा जाता है कि शहरों में जाति भेदभाव को या असमानता को कम माना जाता है, लेकिन फिर भी आज भी आपने जैसे अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर ली, आप अच्छे से जॉब पे लग गए, फिर जब आपकी शादी की बारी आती है तो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि भाई अब अपने समाज की कोई लड़की देख ले या लड़का देख ले। क्यों? दूसरे समाज में हम शादी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आज भी ना चाहते हुए भी, चाहे कितना भी हो, हम अपनी सोच को नहीं बदल सकते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो दूसरे जाति में भी शादी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या देखने में आता है कि लोग अपनी जाति को ही महत्व देते हैं। आज भी ऊंच नीची जाति का भेदभाव देखा जाता है। आइए अब इस कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ें। दलितों के बारे में आप पहले से ही पिछले वर्ष की कुछ पुस्तकों में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, और जो नीची जाति के लोग होते हैं वे खुद को दलित कहलाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। आगे समझ में, दलित शब्द का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, या फिर इसे नीची जाति के लोगों को दलित कहा जाता है। तो दलित कहकर ये लोग ये कह रहे हैं कि भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है, पहले भी किया जाता था और आज भी किया जाता है। अब हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी पढ़ते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा जूठन में लिखा है। अब एक नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम लिखो तो जूठन, या फिर जूठन आत्मकथा किस पर आधारित है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। दोनों तरफ से क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर का,
अंडरलाइन करोगे इसे कि उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? जूठन। स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते जाते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब मैं कक्षा 4 में था, अब पहले कितना भेदभाव किया जाता था, क्योंकि ये निम्न जाति के थे तो इन्हें कक्षा में चटाई पर भी नहीं बैठाया जाता था, और कभी कभी ये स्थिति हो जाती थी कि उन्हें दरवाजे के पास बैठाया जाता था, दूसरे बच्चों के साथ नहीं बैठाया जाता था। कभी कभी उनकी बिना कारण ही उनकी पिटाई भी की जाती थी, मतलब उन्हें बहुत ही नीचा समझा जाता था। और जब वे कक्षा 4 में थे तो प्रधान अध्यापका ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं कि लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, और वो कह रहे थे कि मैदान इतना बड़ा था कि उसकी सफाई करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। मतलब उनके साथ इतना भेदभाव किया जाता था। दूसरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कहा कि तुम झाड़ू लगाओ, क्योंकि वो इस ऊंची नीची जाति के भेदभाव के कारण पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाज़ों से मास्टर और लड़कों की आंखें छिप कर तमाशा देख रही थी, और सभी उसे देख रहे थे और उस पर हंस रहे थे। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही, और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। और ये झाड़ू लगाने का क्रम काफ़ी दिनों तक चला, और एक दिन क्या हुआ कि उनके पिताजी ने उधर से जा रहे थे और उन्होंने ओम प्रकाश को झाड़ू लगाते हुए देख लिया, और उन्होंने उनको गुस्सा आ गया, और उन्होंने ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में गुस्सा आ गया उनको, तो ऊंचे स्वर में उन्होंने सबको सुनाते हुए कहा कि मास्टर हो इसीलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर जी, ये यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, इसी विद्यालय में, और ये ही नहीं, इसके बाद और भी बच्चे पढ़ने आएंगे। तो इस तरीके से हमने इस कहानी के माध्यम से देखा ओम प्रकाश जी की कहानी से कि उनके साथ जाति के आधार नाम पर कितना भेदभाव किया जाता था। ठीक है बच्चों, तो कहने में तो हमें हमारे संविधान में सभी को समानता का अधिकार मिल गया है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में हमें ये समानता अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, अब इससे आगे दूसरी कहानी हम अंसारी जी की कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।